Hello everyone, welcome back to a new session on editorial analysis. Students, I'm so sorry. Last two sessions आप लोगों के नहीं हो पाए थे because of a technical fault at the studio. Well, we have resumed now. शुरू करते हैं आज का सेशन. As always, we begin with vocabulary so that आप अपनी एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझ पाओ. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्ड मार्जिनलाइज्ड. मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब क्या होता है? हम हमेशा बोलते हैं ना, ये जो पेपर का जो एंड होता है ना, दीज आर कॉल्ड द मार्जिन्स. सो मार्जिनलाइज्ड मतलब किनारे की ओर ढकेल दिया हुआ है ना, जिसको हम किनारे की ओर हम पुश करते, पुश्ड टू द एज ऑफ द सोसाइटी. अब ये किनारा किसका है? सोसाइटी का. समाज के किनारे जिन समुदायों को या जिन ग्रुप्स को हम पुश कर देते हैं उनको हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड. यानी जिनको इग्नोर कर दिया जाता है या जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता उनको हम कहते हैं मार्जिनलाइज्ड. ऑप्रेस्ड है वो और निग्लेक्टेड हैं. एंटोनिम क्या होगा? जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं, वो इंक्लूडेड है, वो प्रिविलेज्ड है. ठीक है. शी राइट्स अबाउट मार्जिनलाइज्ड वुमेन हु आर ऑफन अनहर्ड. यानी कि वो अक्सर मार्जिनलाइज्ड वुमेन के बारे में लिखती है जिनकी बात कोई सुनता नहीं है. हु आर ऑफन अनहर्ड. ठीक है. अनहर्ड मतलब जिनको कोई नहीं सुनता है. ब्रीचिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीच हमें पता है, हम कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच, है ना. सो ब्रीच करना मतलब ब्रेक थ्रू अ बैरियर, रूल और लिमिट. कोई रूल हो या कोई लिमिट हो या कोई बैरियर हो, उसको तोड़ देना, उल्लंघन कर देना, हम उसको कहते हैं ब्रीच. वायलेट करना, पेनिट्रेटिंग. एंटोनिम क्या होगा? अगर आप किसी नियम, किसी कायदा, किसी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो एंटोनिम होगा उसका पालन करना. एंटोनिम क्या होगा? उसका पालन करना. राइट. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स. यप, दैट्स परफेक्ट. ठीक है. So obeying and respecting. Now, बानो मुश्ताक्स stories are known for, मतलब मशहूर है बानो मुश्ताक की कहानियाँ for breaching social and religious boundaries. यानी कि वो सामाजिक और धार्मिक बाउंड्रीज जो हैं उनको ब्रीच करते हैं, मतलब उनका उल्लंघन करते हैं, मतलब बेसिकली इन दायरों से बाहर जाकर वो कहानियाँ लिखती हैं. ठीक है. द नेक्स्ट वन. अच्छा, ब्रीच क्या है? ये एक वर्ब है. ठीक है. ब्रीच क्या है? ये एक वर्ब है. द नेक्स्ट वन इज क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है? क्रॉनिकल्स इज रिकॉर्ड या डिस्क्राइब या सीरीज. रिकॉर्ड करना, डिस्क्राइब करना, कोई किसी चीज के बारे में सीरीज है ना. हम कहते हैं ना क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया. सो क्रॉनिकल्स मतलब सीरीज. इवेंट्स इन डिटेल एंड इन ऑर्डर. डिटेल में और ऑर्डर में जब हम किसी चीज की बातें बताते हैं तो हम उनको क्रॉनिकल्स कहते हैं. ठीक है. डॉक्यूमेंट है, नरेट है ये. राइट. एंटोनिम क्या होगा? कंसील. बच्चों सभी कंसील की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. ठीक है. कंसील, कंसील, कंसील करना मतलब छुपाना. ठीक है. यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो आप सबको बता रहे हो. कंसील मतलब छुपाना, दबा देना, सप्रेस. द बुक क्रॉनिकल्स द स्ट्रगल्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी. कंजर्वेटिव सोसाइटी में मुस्लिम वुमेन का जो स्ट्रगल्स है उसको ये जो बुक है वो क्रॉनिकल करता है, मतलब सीरीज में बताता है, डिस्क्राइब करता है. ठीक है. इन्फ्लिक्ट करना. इन्फ्लिक्ट इज अ वर्ब. इन्फ्लिक्ट मतलब कॉज समथिंग हार्मफुल, कोई बुरी चीज घटित करवाना. इन्फ्लिक्ट मतलब कोई बुरी चीज घटित करवाना. टू कॉज समथिंग हार्मफुल और अनप्लेजेंट टू बी सफर्ड बाय समवन. इम्पोज करना, रेक करना. ठीक है. रिलीव एंड सूद आर द एंटोनिम्स. रिलीव करना मतलब आराम, रिलीव करना मतलब आराम देना. राइट. सो रिलीव करना मतलब आराम देना, सूद करना, राहत देना. ठीक है. द स्टोरी शोज हाउ सोसाइटी इन्फ्लिक्ट्स, मतलब कहानी दिखाता है कि कैसे समाज इन्फ्लिक्ट करता है, मतलब कॉज करता है, पेन ऑन वुमेन थ्रू ब्लाइंड ट्रेडिशंस. ब्लाइंड ट्रेडिशंस के थ्रू वुमेन पर कैसे पेन कॉज होता है वो ये स्टोरी दिखाता है. ठीक है. चलिए. इनह्यूमेन.
इनह्यूमेन इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, इनह्यूमेन इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? लैकिंग कंपैशन या काइंडनेस। इनह्यूमेन का मतलब बेसिकली क्रूअल, ओके वी हैव इट, क्रूअल एंड ब्रूटल, निर्दयी, जिसमें दया ना हो, ठीक है, सो दैट इज इनह्यूमेन। ह्यूमेन काइंड मतलब जिसमें दया हो। द पनिशमेंट वाज सीन एज इनह्यूमेन बाय मेनी, मतलब बहुत लोग इस पनिशमेंट को क्रूर मानते थे या क्रूर समझते थे। कैंडर, व्हाट डू वी मीन बाय कैंडर? कैंडर का मतलब होता है ओपननेस, ओपननेस और ऑनेस्टी इन एक्सप्रेशन। बताते हो, अगर आप कोई बात खुल के या सच्चाई से बताते हो तो हम उसको कैंडर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक नाउन है, ठीक है। इसी का एडजेक्टिव फॉर्म आप देखेंगे कैंडिड, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म कैंडिड फोटोग्राफी होता है ना, तो कैंडिड फोटोग्राफी में क्या होता है? बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो हम फोटोज कैप्चर करते हैं तो हम उसको कहते हैं कैंडिड, ठीक है। कैंडिड, कैंडर, दिस इज अ नाउन फॉर्म एंड दिस इज द एडजेक्टिव, ऑलराइट। फ्रैंकनेस, सिंसियरिटी, एंटोनिम क्या होगा? सच्चाई का एंटोनिम क्या होगा? धोखा, डिसीट, डिसऑनेस्टी। डिसीट की भी स्पेलिंग सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। डिसीट की स्पेलिंग ध्यान रहे, सी के बाद ई फिर आई, है ना। ये ई और आई और ई वाली जो स्पेलिंग्स है, रिसीव, डिसीट, है ना, ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग्स आपके स्पेलिंग एरर्स में आते हैं, ठीक है। सो डिसीट, स्पेलिंग एरर्स को आप हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये उतना ही मार्क्स कैरी करते हैं जितना कोई इडियम या जितना कोई फ्रेज या सिनोनिम या एंटोनिम कैरी करता है, राइट। हिज कैंडर मेड एवरीवन ट्रस्ट हिम, उसका जो कैंडर है उसने सभी को उस पर भरोसा करवा दिया। हिज कैंडर मेड एवरीवन ट्रस्ट हिम, उसका जो सच्चाई है उसको देख के सब उस पर भरोसा कर दिया। राय का मतलब क्या होता है? शोइंग ड्राई, मॉकिंग और सरकास्टिक ह्यूमर, often without a touch of with a touch of irony, मतलब बेसिकली जो आयरनी के साथ में लोग जो मॉकिंग कमेंट्स करते हैं, है ना, सरकास्टिक कमेंट्स करते हैं, उसको राय कहते हैं, ठीक है। आयरॉनिक या सार्डोनिक, आयरॉनिक या फिर सार्डोनिक। एंटोनिम अगेन क्या होगा? सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो कुछ लोग होते हैं ना जो ताना कसते हैं, बेसिकली ताना कसने वाली जो बातें होती है ना, तो वो इनडायरेक्ट होती है। सो उसका एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर, ठीक है। शी रेज्ड एन आईब्रो विथ अ राई स्माइल, शी रेज्ड एन आईब्रो विथ अ राई स्माइल। अफ्लोट का मतलब क्या होता है? अफ्लोट मीन्स स्टे अबाउ, मतलब तैरते रहना। पानी के ऊपर अगर कोई चीज है तो हम कहेंगे इट इज अफ्लोट, मतलब तैरता हुआ। स्टेइंग अबाउ द सर्फेस, लिटरली इन वाटर। मेटाफोरिकली मतलब लैंग्वेज में, ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया। लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है? मेटाफोरिकली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में, है ना, तैर रहे हो, डूबे नहीं हो, तो हम उसको अफ्लोट कहते हैं। लैंग्वेज में आप इसको यूज कर। नॉट सिंकिंग और कोलैप्सिंग, जो चीज डूबा ना हो उसको हम कहेंगे अफ्लोट। सर्वाइव करना, बोयंट होना, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके सिनोनिम्स में आ चुका है। बोयंट मतलब तैरता हुआ, कोई चीज जो स्ट्रांग होगा, है ना, जो मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानेगा, वही तैरेगा, मतलब ऊपर को रहेगा, राइट, बोयंट। सिंकिंग एंड ड्राउनिंग इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। She worked 2 jobs just to keep her family afloat, यानी कि उसने 2 काम किए ताकि वो अपनी फैमिली को अफ्लोट रख सके, मतलब उसकी फैमिली डूबे ना, फैमिली का खर्चा चलता रहे, फैमिली चलती रहे, फैमिली डूब के टूट के परेशान ना हो, राइट। द नेक्स्ट वन, ओके, नाउ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अफ्लोट कैन बी यूज्ड एज a verb and an adverb and an adjective. The next one is harped. harp करना मतलब बार बार वही बात बोलना, harping, है ना, talk or complain about something repeatedly, बार बार वही बात बोलना, often in an annoying or excessive way, है ना, बहुत ही annoying तरीके से, या ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ बार बार कंप्लेन कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो उस रिपीटेड कंप्लेनिंग को हम कहेंगे हार्पिंग। रिपीटेड कंप्लेनिंग को हम कहेंगे हार्पिंग, ठीक है, रिपीट करना या फिर एम्फसाइज करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? इग्नोर करना, ओवरलुक करना। इन हर स्पीच, उसने अपनी स्पीच में क्या किया? शी हार्प्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग वॉइस टू द अनहर्ड, यानी कि उसने अपनी स्पीच में हार्प किया, मतलब बार बार बोला। क्या बार बार दोहराया? क्या बार बार बोला?
इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग वॉइस, जो अनसुने लोग हैं उनको आवाज देने की बात, उसका महत्व बार बार उसने दोहराया अपनी स्पीच में। रेजिलियंस का मतलब क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच? इट्स अ वर्ब। ओके, रेजिलियंस का मतलब क्या है? ENCE एंडिंग वर्ड, ENCE एंडिंग वर्ड, इट्स अ नाउन। ठीक है, रेजिलियंस, रेजिलियंस एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज से रिकवर करने की क्षमता को हम कहेंगे रेजिलियंस। डिफिकल्टीज में हिम्मत बनाए रखने को हम कहेंगे अफ्लोट रहना। डिफिकल्टीज में आप टूटे हो, परेशान हुए हो, लेकिन फिर से वापस से बाउंस बैक कर लिया, रिकवर कर लिया, उसको हम कहेंगे रेजिलियंस, स्ट्रेंथ या फिर टफनेस। एंटोनिम क्या होगा? फ्रेजिलिटी और वीकनेस। द रेजिलियंस ऑफ लैंग्वेज इज एडमिरेबल, यानी कि जो लैंग्वेज का रेजिलियंस है वो जो है एडमिरेबल है, प्रशंसनीय है। न्यूएंस, ANCE एंडिंग वर्ड इज अ नाउन। न्यूएंस का मतलब होता है बारीकियां, सटल डिफरेंसेस, यहाँ पे बी साइलेंट है, सबटल नहीं कहते इसको, सटल, सटल डिफरेंस और डिस्टिंक्शन, जो बारीकियां होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूएंस। ठीक है, सटलिटी या फिर हिंट, है ना? हिंट कैसे दिया जाता है किसी चीज़ का? अगर आप किसी को हिंट देते हैं तो बहुत छोटा सा हिंट, बारीक सा, हल्का सा हिंट आप देते हैं, है ना, ताकि बंदा खुद अंदाज़ा लगाए। पूरा पूरा बता दिया तब तो आप कुछ हिडन रह ही नहीं गया, है ना। सो जब आप किसी को कुछ गेस करवा रहे होते हैं तो आप हिंट देते हैं, एंड दैट्स वेरी सटल, है ना, बहुत सटल होता है वो। ऑब्वियसनेस, ऑब्वियसनेस मतलब सटल मतलब एकदम ओपन नहीं होता है, एकदम आपके सामने प्रत्यक्ष बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, सो उसका एंटोनिम क्या होगा? ऑब्वियस, जो चीज़ बिल्कुल प्रत्यक्ष है, जो चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में है। ठीक है, नाउ शी कैप्चर्ड एवरी न्यूएंस ऑफ द कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर के बारे में बात करें तो उनकी हर छोटी मोटी बारीकियां भी, हर छोटी मोटी बात भी उन्होंने क्या किया? कैप्चर किया। ठीक है, नाउ रफल्स का मतलब क्या है? रफल का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना। अगर आपने कोई चीज़ रफल कर दिया मतलब डिस्टर्ब कर दिया, उथल पुथल मचा दिया। टू डिस्टर्ब द स्मूथनेस और कामनेस ऑफ समथिंग, टू इरिटेट और अनसेटल। ठीक है, डिस्टर्ब कर देना, एजिटेट कर देना। एंटोनिम क्या होगा? जब आपने किसी को डिस्टर्ब किया, एजिटेट किया, तो एंटोनिम होगा किसी को आपने शांत कर दिया, काम किया, सूद किया। द ट्रांसलेशन रफल्स द लैंग्वेज जस्ट इनफ टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल। ट्रांसलेशन क्या करता है? लैंग्वेज को रफल कर देता है। रफल करना मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को अनसेटल करता है। ठीक है, जस्ट इनफ, बिल्कुल उतना ही, ताकि समथिंग ओरिजिनल क्रिएट होके आए, है ना। मतलब लैंग्वेज में थोड़ा बहुत उथल पुथल लाना ताकि कुछ ओरिजिनल बनकर आए। राइट, इट्स अ वर्ब। ट्रेल का मतलब क्या है? इट्स अ नाउन। ट्रेल हमने बात किया था, कच्चा रास्ता, है ना, मिट्टी का जो कच्चा रास्ता होता है उसको हम कहते हैं ट्रेल। अ पाथ और सीरीज ऑफ साइंस लेफ्ट बिहाइंड बाय समवन और समथिंग। अ ट्रैक टू फॉलो, कोई रास्ता जो होता है ना, तो हम उसको कहते हैं ट्रेल, पाथ या फिर ट्रैक। डेस्टिनेशन, रास्ता, सो एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा उसका मंजिल, है ना, डेस्टिनेशन या फिर लीड। शी फॉलोज द ट्रेल ऑफ राइटर्स, यानी कि इनके पहले जो भी राइटर्स रहे हैं, है ना, उनका रास्ता उन्होंने फॉलो किया, उनका लीड फॉलो किया। ठीक है, सॉरी, वो जो रास्ता छोड़ के गए हैं उसको फॉलो किया। शी फॉलोज द ट्रेल ऑफ राइटर्स हु गेव वॉइस टू द वॉइसलेस, यानी कि जो लोग अनसुने रह गए हैं, जिनका कोई नहीं सुनता, जिनके बारे में कोई नहीं लिखता, उनके बारे में लिखने वाले लेखकों की पथ पर वो चली। शी फॉलोज द ट्रेल ऑफ राइटर्स हु गेव वॉइस टू द वॉइसलेस। ठीक है, ट्रेल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन है ये। ठीक है, द नेक्स्ट वन, डिफाई। डिफाई क्या है? डिफाई इज अ वर्ब। डिफाई करना मतलब रेजिस्ट करना, चैलेंज करना। ठीक है, टू डिसओबे, रेजिस्ट करना। जब आप किसी चीज़ को चुनौती देते हैं, आप बोलते हैं नहीं हम ये नहीं मानेंगे, तो आपने उसको क्या किया? डिफाई किया। ठीक है, एंटोनिम होगा ओबे एंड सबमिट। हर वर्क डेयर्स टू डिफाई सोशल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वो सामाजिक उम्मीदों पर नहीं है, उनका सामाजिक उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता है उनका किताब या उनका जो उन्होंने काम किया है ना। यहाँ पे वर्क का मतलब क्या है? जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है उसको हम कहते हैं वर्क। ठीक है, सो हर वर्क डेयर्स टू डिफाई सोशल एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक उम्मीदों के मुताबिक उनका काम नहीं चलता, उनके खिलाफ चलता है, रेजिस्ट करता है ओपनली। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर, सेरीन पाठशाला।
हमारे एप्लीकेशन का नाम है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए इंग्लिश सीखना है तो आपके लिए बैच है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, जहां पर 200+ आवर्स का VOD क्लासेस है। आपको इमीडिएटली सारे क्लासेस एनरोल करते ही सारे क्लासेस अनलॉक हो जाते हैं, जहां पर आपको इन डिटेल ग्रामर विद प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सारा कुछ कराया जाता है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका स्पोकन इंग्लिश का बैच, जहां पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ इन डिटेल ग्रामर नहीं आएगा, चलेगा, कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो बात करने के लिए आपको चाहिए, लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। वो यहाँ पे इस बैच में कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, जो भी बैच में आप एनरोल करेंगे, ध्यान रहे अगर आप कोड न्यू यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, दिल से जो कहानियां लिखी जाती हैं, ठीक है। ऑन बानो मुश्ताक विनिंग द इंटरनेशनल बुकर फॉर हार्ट लैम्प, ठीक है। हार्ट लैम्प उनका काम है, ठीक है, उनका लिटरेचर है। इसके लिए उनको इंटरनेशनल प्राइज जो होता है लेखकों को दिया जाता है, इंटरनेशनल बुकर, ये दिया गया है किसको? बानो मुश्ताक को। और इसीलिए इसका टाइटल है स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। बानूज बुकर विल हेल्प रीजनल लैंग्वेजेस गेन ग्लोबल रिकग्निशन। जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनको ग्लोबल रिकग्निशन यानी ग्लोबल पहचान मिलने में मदद मिलेगी बानू के इस इनाम के बाद, ठीक है। बानूज बुकर, बुकर इज द नेम ऑफ द अवार्ड दैट शी हैज गॉट, ठीक है। द मार्जिनलाइज्ड, मार्जिनलाइज्ड मतलब जो समाज के किनारे की ओर ढकेल दिए गए हैं लोग, यानी कि जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। द मार्जिनलाइज्ड हैव कम टू द फोर, टू द फोर मतलब फोकस में आ जाना, आगे को आ जाना। हैव कम टू द फोर विथ बानो मुश्ताक विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ जाता है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का किसे मिला है? बानो मुश्ताक को मिला है। इन अ फर्स्ट फॉर कन्नड़ा, मुश्ताक एंड हर ट्रांसलेटर दीपा भाष्टी वॉकड अवे with the top honors on Tuesday night, May 21, 2025 in London for Heart Lamp। किसके लिए उनको मिला है ये इनाम? हार्ट लैम्प के लिए, ठीक है। लंदन में उनको ये इनाम दिया गया। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइज दैट अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैव वन। इनकी कहानियां कैसी होती हैं? छोटी छोटी कहानियां होती हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि छोटी छोटी कहानियों के कलेक्शन को इनाम दिया गया है ये, ठीक है। ब्रीचिंग वॉल्स, ब्रीच करना मतलब उल्लंघन करना, मतलब दीवारों का उल्लंघन करना। यहाँ पे दीवारों का मतलब है कोई भी जो बाउंड्रीज हो, है ना, कोई लिमिट किसी पे लगाए तो उन चीज़ों का उल्लंघन करते हुए। ब्रीचिंग वॉल्स, ब्रेकिंग सीलिंग्स, सीलिंग ब्रेक करना इज एन ईडियम। सीलिंग ब्रेक करना मतलब क्या होता है? जो लोगों की उम्मीदें होती हैं या जो सेट दायरे होते हैं कि ठीक है तुम्हें इतना ही करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, है ना। सो ऑल लिमिटेशंस एंड बाउंड्रीज को ब्रेक करना, ब्रेकिंग सीलिंग्स एंड एंड्योरिंग एंग्री आउटबर्स्ट्स। एंड्योर करना मतलब बर्दाश्त करना। अब ऑब्वियसली सामाजिक नियमों या उम्मीदों के से ऊपर उठकर अगर कोई कुछ बोलता है या लिखता है तो फिर बहुत लोग उन पे गुस्सा भी होते हैं, है ना। तो एंग्री आउटबर्स्ट भी होता है, तो वो एंग्री आउटबर्स्ट को भी एंड्योर करना मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है। मुश्ताक क्रॉनिकल्स, ये सब करते हुए मुश्ताक ने क्या किया? क्रॉनिकल किया मतलब लिखा, इकट्ठा किया। क्या? द लाइव्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड देयर एंग्जाइटीज। मुस्लिम वुमेन की जिंदगियां कैसी होती है, उनकी एंग्जाइटीज मतलब उनकी चिंताएं क्या क्या होती है, ये सब कुछ उन्होंने लिखा। हर स्टोरीज आर ऑल्सो पीपल्ड बाय क्लूलेस हस्बैंड्स, चिल्ड्रन हु आर लाइक मंकीज विदाउट टेल्स, ठीक है, लविंग एंड समटाइम्स ओवरबेयरिंग, and grandmothers, muscular brothers and Maulvis। तो हम क्या देख रहे हैं कि उनकी स्टोरीज जो है वो peopled, her stories are also peopled by clueless husbands, husbands जिनको कुछ अता पता ही नहीं है, कोई क्लू ही नहीं है ना। चिल्ड्रन हु आर लाइक मंकीज, बच्चे भी बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि बच्चे जो बिना पूछ के बंदरों की तरह बच्चे होते हैं, है ना। लविंग भी है एंड समटाइम्स ओवरबेयरिंग भी है ना। ग्रैंड मदर्स, मस्क्यूलर ब्रदर्स, है ना,
हट्टे कट्टे भाई जो होते हैं, मौलवीज, इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ बताया है. बट एज मुश्ताक हैज सेड इन इंटरव्यूज, मतलब जैसा मुश्ताक ने इंटरव्यूज में बताया, क्या बताया उन्होंने, द नरेटिव्स आर, मतलब जो भी उन्होंने बताया है वो प्राइमरीली अबाउट वुमेन, जो भी उन्होंने बताया वो ज़्यादातर वुमेन के बारे में है. एंड हाउ रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स डिमांड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस फ्रॉम देम, है ना. तो वुमेन के बारे में है और कैसे समाज हो, धर्म हो या फिर पॉलिटिक्स हो, ये कैसे अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, मतलब बिना सवाल उठाए, बिना कुछ भी सवाल उठाए मानो, है ना, पालन करो, बिना सवाल उठाए पालन करना, ये डिमांड करते हैं वुमेन से. ठीक है, कैसे, कौन कौन, चाहे धर्म की बात करो, चाहे समाज की बात करो, चाहे पॉलिटिक्स की बात करो. ठीक है. एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में, अगर मान लो कि वो बिना कुछ सवाल उठाए, औरतों के लिए ऐसे नियम बना दिए गए हैं कि बिना सवाल उठाए तुम मानो, है ना, और ऐसा करने में उन पे क्रूरता भी दिखाई जाती है. इन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन क्रूएलिटी अपॉन देम. शी राइट्स विद कैंडर, यानी कि बहुत ओपनली, फ्रैंकली वो लिखती है. एंड ड्राई ह्यूमर, मतलब थोड़ा sarcastic तरीके से भी वो बोलती हैं. इवन एज द वुमेन आर ऑफन स्ट्रगलिंग टू स्टे अफ्लोट, यानी कि वुमेन सारी मुसीबतों को झेल के अफ्लोट रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है, बने रहने के लिए जीवन में, लाइफ में वो स्ट्रगल कर रही है. विद देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल. किसी का बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है, देखो जब लड़ाई होती है तो कई बार क्या होता है कि कोई गला ऐसे पकड़ लेते हैं, दीवार को ऐसे लगा देते हैं ना, तो देयर बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब वो बिल्कुल उसको कोई फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल प्रेशराइज्ड है वो, है ना. और ऐसे टाइम में भी और किसी भी तरह का और स्ट्रगल हो, वो सब स्ट्रगल्स वो झेल के अफ्लोट रहने की कोशिश कर रही है. ऐसे समय पे भी अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस जो है उनसे डिमांड किया जाता है. ठीक है. इन हर मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच. अब एक्सेप्टेंस स्पीच क्या होता है, जब भी किसी को अवार्ड मिलता है तो आपको पता है ना कि उनको कुछ स्पीच देना होता है, तो उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया और स्पीच दिया, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस स्पीच कहा जाता है. तो उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में क्या कहा, इन हर मूविंग, मूविंग का मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देने वाला, है ना. यहाँ पे मूविंग का मतलब हिलता हुआ नहीं है, मूविंग का मतलब होता है दिल झकझोर देने वाला या आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला. इन हर मूविंग एक्सेप्टेंस स्पीच मुश्ताक हार्प्ड ऑन, मुश्ताक ने बार बार दोहराया, हार्प्ड ऑन द पावर ऑफ वर्ड्स, उन्होंने बार बार दोहराया, महत्व बताया शब्दों की ताकत का, द पावर ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड. वो कह रहे हैं कि शब्दों में बहुत ताकत है और शब्द ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहाँ पे हर आवाज़ को सुनी जाए, है ना. फिर से एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे. मुश्ताक हार्प्ड ऑन, मुश्ताक ने बार बार दोहराया, हार्प्ड ऑन द पावर ऑफ वर्ड्स, बार बार दोहरा कर शब्दों की ताकत के बारे में बताया कि शब्दों में क्या ताकत है. टू क्रिएट अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया बनाने की ताकत है. टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरी वॉइस इज हर्ड, जहां हर आवाज सुनी जाए. एवरी स्टोरी मैटर्स, हर इंसान की स्टोरी मैटर करती है. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर की स्टोरी खाली मैटर करे या किसी पर्टिकुलर पर्सन की खाली स्टोरी मैटर करे या सिर्फ जीतने वालों की स्टोरी मैटर करे, है ना. हर इंसान की स्टोरी जहाँ मैटर करे, हर आवाज़ जहाँ पर सुनी जाए. एंड एवरी पर्सन बिलोंग्स, और ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान के लिए जगह हो, ऐसा नहीं कि दुनिया में जगह ना हो. शावरिंग प्रेज ऑन कन्नड़, है ना. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शावर किया, प्रेज यानी तारीफ भी की इस लैंग्वेज की. शी सेड दैट इट इज अ लैंग्वेज दैट सिंग्स ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस, है ना. तो कहते हैं कि कन्नड़ बहुत ही प्यारा लैंग्वेज है, तारीफ की है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे रेजिलियंस भी है, दैट सिंग्स ऑफ रेजिलियंस एंड न्यूएंस. भाई उनको वो लैंग्वेज पता है तो वो अपने उस लैंग्वेज के बारे में डिटेल्स बता रही हैं, है ना. टू राइट इन कन्नड़ इज टू इनहेरिट अ लेगेसी ऑफ कॉस्मिक वंडर एंड अर्ली विजडम. वो कह रही है कन्नड़ में लिखना इज लाइक टू राइट इन कन्नड़ इज टू इनहेरिट अ लेगेसी, है ना. एक लेगेसी इनहेरिट करना मतलब आपको कोई चीज़ मिलती है, जैसे हम कहते हैं ना, आपको अपने पुरखों से कोई चीज़ मिल रही है ना, आपको अपने बड़े बुजुर्गों से कोई चीज़ मिल रही है, तो बिल्कुल उसी तरह एक लेगेसी मिलना. टू इनहेरिट अ लेगेसी ऑफ कॉस्मिक वंडर, है ना, कॉस्मिक वंडर एंड अर्ली विजडम. द 77-year-old मुश्ताक हेल्स फ्रॉम हासन इन कर्नाटका.
Like another illustrious writer, राजा राव, who wrote in कन्नड़, है ना. तो और एक illustrious writer हैं राजा राव जो कन्नड़ में ही लिखते थे. अच्छा, कन्नड़ में, इंग्लिश में और फ्रेंच में इन्होंने लिखा है. मुश्ताक ये एक लॉयर भी हैं और ये एक एक्टिविस्ट भी हैं. मुश्ताक, अ लॉयर एंड एक्टिविस्ट, was inspired to write. इनको लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आफ्टर हियरिंग ऑफ द पेन, सफरिंग एंड हेल्पलेस लाइव्स, है ना. जो असहाय लोग हैं उनकी पीड़ा, उनका दुख देखने के बाद उनको लिखने की प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला. ऑफ द वुमेन, हेल्पलेस लाइव्स ऑफ द वुमेन शी इंटरैक्टेड विथ. अब ऑब्वियसली लॉयर है तो बहुत सारे केसेस के बारे में उन्होंने बात किया होगा, है ना. और केसेस के रिलेशन में जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात किया तब उनको प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे इनकी आवाज़ दुनिया के सामने लानी है तो मुझे लिखना होगा, है ना. ऑफ द वुमेन शी इंटरैक्टेड विथ. द रेडिकल ट्रांसलेशन बाय Bhasti was praised by the jury chair Max Porter, who said it ruffles language, है ना. तो जो जूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, है ना. तो जजेस में एक जज जो है चेयर में जो बैठे थे, मैक्स पोर्टर, इन्होंने कहा कि इट रफल्स, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो लैंग्वेज को रफल कर देता है, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में उथल पुथल लाता है. टू क्रिएट न्यू टेक्सचर्स इन अ प्लूरलिटी ऑफ इंग्लिशेस, है ना. तो इंग्लिशेस की प्लूरलिटी, हर तरह का इंग्लिश, हम कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन में भी जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यूके प्रोनाउंसिएशन और यूएस प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन और ब्रिटिश, है ना. तो ऐसे सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश नहीं, कई सारे इंग्लिशेस हैं, है ना. तो उसमें मतलब एक और नया टेक्सचर बना रहा है ना. ये लैंग्वेज को रफल करता है और एक नया टेक्सचर बनाता है इन अ प्लूरलिटी, मतलब कई तरह के जो इंग्लिशेस हैं उनमें ये एक और टेक्सचर बनाता है. हार्ट लैम्प्स बुकर, जस्ट 3 years आफ्टर गीतांजलि श्री वन फॉर टोम्ब ऑफ सैंड, है ना. सो गीतांजलि श्री जो है इन्होंने जीता था यही अवार्ड टोम्ब ऑफ सैंड के लिए, और उसके 3 साल बाद अब हार्ट लैम्प ने बुकर जीता. ये दरवाजे खोल रहा है, शुड ओपन डोर्स फॉर इंडियाज रिच रीजनल लैंग्वेजेस, है ना. तो ये दरवाजे खोल रहा है भारत के रिच रीजनल लैंग्वेजेस के लिए. टू गेन अ वाइडर रीडरशिप, मुश्ताक फॉलोज अ ट्रेल ऑफ राइटर्स सच एज पेरुमल मुरुगन, विवेक शानबाग, बामा, जयंत काइकिनी, M. Mukundan and S. Harish, who observe the human condition in a socio-political context with their translators ensuring rhythms of the original language are not lost, है ना. तो ये देखिए, अब ये लोग रीजनल लैंग्वेज में लिखते हैं और इनके ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं बाकी लैंग्वेजेस में या इंग्लिश में, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए, है ना. यहाँ पे लास्ट एक बार पहले समझते हैं, विथ देयर ट्रांसलेटर्स, इनके ट्रांसलेटर्स ध्यान रखते हैं, एंश्योरिंग यानी कि सुनिश्चित रखते हैं कि द रिदम्स ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज आर नॉट लॉस्ट. जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो एक रिदम है वो खोए बिना उसको ट्रांसलेट करते हैं इनके ट्रांसलेटर्स, है ना. और कौन से राइटर्स इनके पहले जो लेखक हैं जो ह्यूमन कंडीशन को ऑब्जर्व करके ह्यूमन कंडीशन के ऊपर लिखते हैं, ये सभी राइटर्स ऐसे हैं और इन्हीं का रास्ता मुश्ताक ने फॉलो किया है. ठीक है. नाउ, इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन ट्राइज टू डिवाइड पीपल, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे अक्सर लोगों को बांटने की, लोगों को बिखेरने की कोशिश की जाती है, मुश्ताक said literature remains one of the last sacred spaces where we can live inside each other's minds. कह रहे हैं कि लिटरेचर, साहित्य ही एक ऐसी सेक्रेड स्पेस है जहाँ पे हम एक दूसरे के दिमाग में रह सकते हैं, मतलब बेसिकली एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना. इफ ओनली फॉर अ फ्यू पेजेस, चाहे कुछ पन्नों की ही बात क्यों ना हो, लेकिन कुछ पन्नों के द्वारा ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, है ना. It is the only place that can embrace stories from unheard corners. और लिटरेचर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसी कहानियों को गले लगाया जा सकता है जिनको कोई नहीं सुनता. ठीक है. It is the only place that can embrace. It is the only place that can embrace stories from unheard corners. मतलब ऐसे दुनिया भर के जगह जहाँ पे लोग सुनते नहीं हैं, जिनको इग्नोर कर देते हैं, जिनके बारे में, है ना. And translations that defy borders. और translations जो है वो borders की जो सीमा है
उसका भी उल्लंघन कर देते हैं, उसको डिफाई कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अगर अब मान लीजिए मुझे कन्नड़ नहीं आता है ना, तो कन्नड़ की कोई बुक मैं कैसे पढ़ पाऊंगी जब वो ट्रांसलेट होगा, और जैसे ही वो ट्रांसलेट हो गया तो वो जो रीजनल लैंग्वेज है उसकी सीमाएं पार कर गया वो बुक, है ना, जैसे ही ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है एंड ट्रांसलेशंस दैट डिफाई बॉर्डर्स। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। चलिए अब टोन बेस्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल का टोन कैसा है? सरकास्टिक है, सेलिब्रेटरी है, इनडिफरेंट है, या फिर अग्रेसिव है। अग्रेसिव होना मतलब एकदम बिल्कुल गुस्से में अगर कोई चीज़ या बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली कोई चीज़ अगर बताई जा रही है तो वो अग्रेसिव हो गया। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेलिब्रेटरी मतलब तारीफें किया जा रहा है, तो यस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफें करने वाली बात हुई है ना, तो इट इज़ सेलिब्रेटरी। सरकास्टिक नहीं है। एडिटोरियल का टोन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ताना वाना मारा जाए, ऐसा टाइप कुछ बात किया जाए, है ना। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, व्हाट इज यूनिक अबाउट हार्ट लैम्प्स विन। हार्ट लैम्प के जीत में क्या अनोखी बात है, क्या यूनिक बात है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। इट इज द फर्स्ट बुक बाय अ लॉयर, एक लॉयर द्वारा लिखा गया पहला बुक है ये। इट इज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टू विन द प्राइज। इट इज द फर्स्ट बुक रिटन इन हिंदी, हिंदी में लिखा गया पहला किताब है जिसने ये मैन बुकर जीता है। या फिर इट इज द फर्स्ट ट्रांसलेटेड नॉवल, पहला ट्रांसलेटेड नॉवल है। द यूनिक थिंग अबाउट इट इज, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन ने ये इनाम जीता है, ये खिताब जीता है। व्हाई डज द ऑथर मेंशन अदर राइटर्स लाइक पेरुमल मुरुगन एंड एस हरीश। पेरुमल मुरुगन या एस हरीश जैसे राइटर्स को क्यों मेंशन किया है ऑथर ने? टू क्रिटिसाइज देयर राइटिंग स्टाइल, इनका राइटिंग स्टाइल क्रिटिसाइज करने के लिए, इनको कंपेयर करने के लिए विद वेस्टर्न ऑथर्स, टू शो अ ट्रेडिशन ऑफ रीजनल राइटर्स गेनिंग रिकग्निशन, या टू हाईलाइट देयर पॉलिटिकल व्यूज। इनके बारे में क्यों बोला है? एस हरीश, पेरुमल मुरुगन, इनके बारे में क्यों मेंशन हुआ है? यस, टू शो अ ट्रेडिशन ऑफ रीजनल राइटर्स गेनिंग रिकग्निशन, है ना। हम रीजनल राइटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ट्रेडिशन बता रहे हैं जहां पे इनको रिकग्निशन मिला है। ठीक है, अब वोकैबुलरी का क्वेश्चन देखते हैं। कैंडर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आप मुझे अभी बताएंगे। हमने इसको पढ़ते वक्त हमने इसका पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस किया है। कैंडर का मतलब क्या होता है? ओपननेस, ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस। सो यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। ये डायरेक्ट स्पीच है, कोर्ट्स में जो होता है वो डायरेक्ट स्पीच होता है। लिटरेचर इज द लास्ट सेक्रेड स्पेस वेयर स्टोरीज बिलोंग। ठीक है, अब देखिए ये एक फैक्ट है, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस इज अ फैक्ट तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगर फैक्ट ना होता तो मुश्ताक की कही हुई बात का टेंस चेंज होता, बात का जो टेंस है वो चेंज होता। ठीक है, सो यहाँ पे वॉज नहीं लिखेंगे हम, हैज बीन नहीं लिखेंगे, वुड नहीं लिखेंगे, जो टेंस है वही एज इट इज जिस सेंटेंस में होगा वो आपका आंसर है, विच इज ऑप्शन बी। राइट स्टूडेंट्स, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें। अपना फीडबैक एडिटोरियल सेशंस में ज़रूर शेयर करें। जो डाउट्स है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एवरीवन।